जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की इस आधे घंटे की वीडियो के अंदर हम आपके पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को, जी हाँ, आपकी पहली किताब और दूसरी किताब के हर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपसे पिछले 10 साल के पेपर में ज्यादातर पूछे जा चुके। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो क्वेश्चन आपके चित्र वाले होते हैं, चित्र पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, कार्टून आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटली जो है वो मैंने यहाँ पे 10 से लेके 12 तक इंपॉर्टेंट कार्टून छाटे हैं आपकी दोनों ही किताब से, जो ज्यादातर आपसे पिछले 10 साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हर एक कार्टून जो रहेगा वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाऊंगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और एक चीज, कहीं मैं वीडियो के बीच में भूल ना जाऊं, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छी एग्जाम करके आना। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आएगा इस चित्र पर आधारित, और बेसिकली हम करेंगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा लाइव सेशन में अगर आप जुड़ गए हैं। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये जो है हमारा चित्र नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस बारे में कि चित्र में दो मुंह वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि आपको ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं जिसके दो हेड है, दो मुंह है, तो ये व्यक्ति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, वेशभूषा से आपको पता चल रहा होगा ये कौन से व्यक्ति हैं। ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि चित्र में दाईं ओर बैठे व्यक्ति किस विचारधारा के समर्थक है। यानी कि देखो, इस व्यक्ति के, नेहरू जी के, अगर हम राइट विंग की बात करें, राइट हैंड की, तो ये इनका राइट हैंड हो जाएगा और ये इनका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो राइट हैंड में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो किस विचारधारा के समर्थक है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति ने गिटार पकड़ा हुआ है, ये शहनाई बजा रहा है। ठीक है, और ये भी शहनाई बजा रहा है, ये चेयर पे बैठे हुए, कुर्ता पजामा अलग तरीके से पहना हुआ है। तो ये क्या दर्शा रहे हैं? ये दर्शा रहे हैं पश्चिमी विचारधारा को। ठीक है, यानी कि बी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता कि दाई की जगह यहाँ पे आ जाता है अगर बाई, बाई का मतलब हो गया लेफ्ट विंग यानी कि लेफ्ट हैंड बेसिकली, तो बाई ओर कौन से व्यक्ति बैठे हैं? जो पूर्वी अर्थात भारतीय संस्कृति को मानते हैं वो बैठे हुए। ठीक है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेहरू जी के द्वारा इन दोनों ही विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया था। क्या ये कहा गया कि भाई पश्चिमी विचारधारा को खत्म कर देंगे? क्या ये कहा गया पूर्वी विचारधारा को खत्म कर देंगे? क्या ये कहा गया कि दोनों में संतुलन बना देंगे? या फिर ये कहा गया कि हम दोनों को ही खत्म कर देंगे, कोई रखेंगे नहीं विचारधारा तो झगड़ा भी नहीं होगा? क्या ऐसा कहा नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कहा कि भाई हम दोनों ही विचारधाराओं में तालमेल स्थापित करेंगे। ठीक है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन जो वो राइट है। अब इसी में थोड़ा सा अगला एक क्वेश्चन आ जाता है, इस चित्र से थोड़ा सा हटके है क्योंकि तीन ही क्वेश्चन इसके बने थे। एक 4 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? देखो, संविधान की हमारी जो प्रकृति है वो दो तरीके की, एक है लचीली, एक है कठोर। तो कठोर इन द सेंस कि जिसमें आसानी से संशोधन हो चुके, नहीं भाई ये तो गलत है। ठीक है, ये जनता के निर्णय पर आधारित होता है, नहीं भाई। जिसमें कुछ भी संशोधन कर सकती है संसद, नहीं, संसद नहीं बल्कि सरकार कहा गया, तो सरकार करती है, नहीं, संसद संशोधन करती है, तो ये भी गलत। तो बेसिकली कठोर संविधान क्या है? जिसमें कोई भी संशोधन आसानी से ना किया जा सके। आप सभी को पता है संशोधन करने के 3 तरीके होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ में राज्य की आधी जो विधानमंडल है उसकी भी बहुमत। ठीक है ना, तो यानी कि जो इस तरीके से संशोधन होता है ना उसे हम कठोर संविधान संशोधन बोल देते हैं। तो यही सारी चीजें। ठीक है भाई, तो इस चित्र पर आधारित हिंदी में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लेंगे, हु इज द टू फेस्ड पर्सन इन द पिक्चर, तो कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, एंड विच आइडियोलॉजी डज पर्सन सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर दैट इज बेस्ट नन। Okay, and third question, what decision was taken to balance both the ideology, reconcile the two? And the last, what do you understand by right, what do you understand by right constitution, यानी कि जो कठोर होता है तो बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, या फिर थोड़ा कठिन तरीके से होता है, ये सारी चीज। सेकंड क्वेश्चन आपके सेकंड बुक से है, नागरिकता वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि कार्टून कौन सी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे है
कि वर्ल्ड मोस्ट डिक्टेशन, गिव जस्टिस, स्टॉप ह्यूमिलिटेशन, डाउन डाउन डाउन। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है बच्चों किस बारे में? नागरिकता, अधिकार, न्याय या फिर समानता। तो आप कहेंगे बच्चे कि सर ये अधिकार को दर्शा है। नहीं, क्योंकि आपकी जो किताब है जिस चैप्टर से ये लिया गया वहीं पे एक सेंटेंस लिखा है कि ये व्यक्ति जो है वो नागरिकता को दर्शा रहे हैं, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, उपयुक्त तो कार्टून में दर्शाए गए लोग कौन से हैं? तो ये लोग कौन है जिन्हें नागरिकता नहीं मिल रही है? ये वो लोग हैं जो प्रवासी आए हैं। ठीक है, प्रवासी यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में या फिर दूसरे देश में जा रहे हैं प्रवासी के रूप में रोजगार की तलाश में, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिल रही है। ये वो है बेसिक। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नागरिकों के बुनियादी अधिकार में कौन सा शामिल है? ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हुए हैं ये कहते हैं कि हमारे कुछ बुनियादी अधिकार है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो बुनियादी अधिकार में सबसे पहले शामिल होता है मतदान का अधिकार, जिससे आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, ये भी है जिससे कि आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको एक अच्छा सा पैसा दिया जाता है। और तीसरा है शिक्षा पाने का अधिकार, ये तो भाई सभी को होता है। अब जो नहीं है वो ये है सामाजिक रूप से सहायता करने का है। क्या आप सहायता करोगे किसी व्यक्ति की? जब आप खुद की सहायता नहीं कर पाओगे तो दूसरे की क्या ही करोगे? तो यानी कि जो आपका सी वाला है ये हो जाएगा नहीं में। ठीक है, अगला देखते हैं। किस देश के लोगों ने समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के लिए एक लंबा संघर्ष किया? यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका, जिसने समान नागरिकता पाने के लिए कुछ अश्वेत जो लोग थे उनकी सत्ता के साथ में बेसिकली, एक सेकेंड सॉरी, जो अश्वेत लोग थे उन्होंने श्वेतों के प्रति जो बेसिकली संघर्ष किया था वो कहां पे हुआ था? भाई आप सभी को पता है रंगभेद की नीति कहां चली थी? दक्षिण अफ्रीका में चली थी। बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे यहाँ से कि अबव कार्टून हु आइडिया फॉर्म कनेक्टेड सिटीजनशिप। ठीक है, एंड हु आर द पीपल शोन इन द पिक्चर, दैट इज माइग्रेंट। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन कि which is not included in the basic rights of the citizen, that is right to social assistance. And the last, the people of which country fight a long struggle against to black ruling white minority to get equal citizenship, that is South Africa. तो क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संसद के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये संसद है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला ये है कि उपयुक्त कार्टून में जो संसद है उसे किस रूप में दिखाया गया है? तो आपको ये जो संसद दिख रही है यहाँ पे बैठी हुई है जिसके पास में ये पैसे वैसे का थैला वाला रखा हुआ है, अखबार पढ़ रहा है ये व्यक्ति, ये किस रूप में दिखाया गया है? हाकिम, लाला, अखबार बांटने वाला है, फिर नौकरशाही के रूप में। तो आपकी जो किताब है वही कार्टून के नीचे ही आंसर दिया हुआ है, ये है बच्चों हाकिम। क्या है ये? हाकिम है। उसके बाद में उपयुक्त कार्टून में ये जो व्यक्ति आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन में जो लोग हैं ये कौन है? क्या ये राष्ट्रपति है? ठीक है, जो बार बार आते रहते हैं, मंत्रीगण है, संसदीय सदस्य या फिर आम जनता है? बेसिकली ये कौन है बच्चों? ये मंत्रीगण है जो कि किसके लिए आया है? पैसे लेने के लिए आया, धन लेने के लिए आया संसद से। मंत्रीगण यानी कि कार्यपालिका है ये बेसिकली। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो उपयुक्त कार्टून में संसद की कौन सी शक्ति दर्शाई गई है? तो संसद के पास में देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे पैसों के थैले रखे हुए बंदे से, तो यहाँ पे क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रहे हैं धन आवंटित करने की शक्ति को। ठीक है, तीसरा हो गया धन आवंटित करने की शक्ति। चौथा क्वेश्चन क्या है? संसद किसके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? जैसे कार्यपालिका के लोग जो मंत्रीगण पैसा मांगने के लिए आए, तो वो किस आधार पे इन पर नियंत्रण रखती है? प्रश्न पूछकर कई बार कई मामलों के आधार पर, ठीक है, तो इस पर भी रखती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी रखती है। वित्त पर नियंत्रण यानी कि पैसे मांगने के लिए जो कारण वगैरह होंगे उनकी जांच करती है पहले, तब पैसा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियंत्रण रखती है। यानी कि हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी। आगे बढ़े, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे हम यहाँ पे कि हाउ इज द पार्लियामेंट शोन इन द पिक्चर, दैट इज प्रिंसेस। बेसिकली प्रिंसेस लाला के टाइम में यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, एंड हु आर द पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन वो कार्टून या फिर पिक्चर, दैट इज मिनिस्टर्स। ओके, मंत्रीगण है। एंड थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट इन द अबव कार्टून? तो कौन से बच्चों? टू अलोकेट फंड्स। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन थ्रू whom the parliament controls the executive, all of the above। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन इंग्लिश में भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक के जो 3 कार्टून मैंने आपको समझाए हैं वो समझ में आए हो और अच्छी सारी चीज समझ में आ रही हैं, तो आपने करना क्या है? आपने वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी इससे जुड़े और अपने कार्टून वाले जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, बाकी आप सभी को तो मेरा मैसेज तो मिल ही गया। ठीक है, शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
ये है बेसिकली आपकी सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता वाले से। तो स्वतंत्रता के चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट कार्टून बनेंगे, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो पहला कार्टून है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि चित्र में दर्शाए गए व्यक्ति का संबंध किससे है। पहले तो आप ये समझ लो कि ये व्यक्ति है कौन। तो ये व्यक्ति है बच्चों नेल्सन मंडेला। कौन है बच्चों? नेल्सन मंडेला। तो आप सभी को पता होगा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता का पसंदीदा खेल कौन सा है, यानी कि नेल्सन मंडेला का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है जिसे इन्होंने, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उन्हें रंग भेद की नीति से आजादी दिलाने के लिए तक छोड़ दिया था। कौन ऐसा पसंदीदा खेल? क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, फिर टेनिस है। तो मैन जो था इनका वो था बच्चों बॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा ये है कि उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता ने अपने जीवन के कितने वर्ष जो जेल के काल कोठरियां थी उसमें गुजारे ताकि रंग भेद की नीति को खत्म किया जा सके? 25 वर्ष, 30, 35 या फिर 28 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट है ऑप्शन नंबर डी, 28 वर्ष ये इन्होंने अपने जेल में गुजारे थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है? नेल्सन मंडेला की जो पुस्तक है आत्मकथा, उसका क्या नाम है? सबसे पहले लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इंग्लिश वर्जन है उनकी किताब का, इंग्लिश में नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट हो जाएगा। अभी आपका जो सी बचा है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर के बारे में, ये भी आपको मैं जस्ट नेक्स्ट जो कार्टून है उसमें समझाऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जिसी को हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए नेल्सन मंडेला जी के बारे में। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में देखते हैं कि द पर्सन शो इन द पिक्चर बिलोंग्स टू विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड सेकंड which the favorite game of the leader shown in the picture? That is boxing. Option number B right. And third question कि how many years of his life did the leader shown in the picture spend in the darkness of the prison cells? कितना है? 28 years. And the last कि what is the name of autobiography of Nelson Mandela? तो long walk to freedom. ठीक है, यहाँ पे मार्च लिखा है, मार्च गलत हो जाएगा। आपके इंग्लिश वर्जन के लिए ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली। ठीक है, कार्टून नंबर 5 है, स्वतंत्रता वाले चैप्टर का दूसरा है। उपयुक्त चित्र में दर्शाएगी स्त्री का नाम पहचानिए। तो स्त्री का नाम जैसे कि आपको कार्टून में दिख रहा होगा, क्या लिखा है? आंग सैन सू की। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बहुत इजी भी आ सकता है। तो आंग सैन सू की नाम है इनका। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दर्शाई गई स्त्री को नजरबंद करके कहां रखा गया था? किस कंट्री में रखा गया था? भारत में, म्यांमार में, इंग्लैंड में या फिर पाकिस्तान में? तो इससे रखा गया था बच्चों म्यांमार में रखा गया था। क्यों रखा गया था भाई? इस बारे में आपकी किताब में कोई ज्यादा बात तो दी नहीं रखी, बस ये है कि इन्होंने ना स्वतंत्रता के लिए कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव भाषण के रूप में लिखावट दे दी थी, यानी कि लिखा था बेसिकली। ठीक है, और इनके पति जो थे वो इंग्लैंड में बीमार हो गए थे। तो म्यांमार की सरकार इनको इंग्लैंड में जाने से रोक रही थी। क्यों भाई? क्योंकि अगर आंग सैन सू एक बार इंग्लैंड में चली गई तो वहां से फिर इंग्लैंड की सरकार से परमिशन वगैरह लेके इनको वापस लाना बहुत बहुत ही नामुमकिन था। इसीलिए इनको इंग्लैंड इनके पति से मिलने भी नहीं दिया जाता था। इवन एक ही घर के अंदर इन्हें अपने बेटे से भी, बेटियों से भी नहीं मिलने दिया जाता था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त चीज में दर्शाई गई स्त्री की पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है बच्चों फ्रीडम फ्रॉम फियर। क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। इसी का हिंदी में मतलब होता है भय से मुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज, अब यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों को शायद ही ना पता हो इनके बारे में कि ये जो महिला है आंग सैन सू की, इनके बारे में जो विचार दिए गए हैं, सॉरी इनके जो विचार है बेसिकली ये किससे प्रेरित हैं? ठीक है, किससे इन्होंने प्रेरणा ली थी? नेहरू जी के विचारों से, नेल्सन मंडेला जी के विचारों से, अरस्तु या प्लेटो के विचारों से, या फिर महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से? किन के विचारों से ये प्रेरित थी? तो वो थी बच्चों महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से प्रेरित। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया आप सभी का ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़े, चलिए अब इसी को इंग्लिश वर्जन में देखेंगे कि आइडेंटिफाई द नेम। तो वुमेन कौन है बच्चों? ये आंग सैन सू की। एंड सेकंड, वेयर वाज द वुमन शोन इन द पिक्चर कीप्ड अंडर हाउस अरेस्ट, यानी नजरबंद? तो ये म्यांमार में किया गया था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक ऑफ द वुमेन शोन इन द पिक्चर? तो यहाँ पे आपका इंग्लिश वर्जन के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
फ्रीडम फ्रॉम डार्क हम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, तो ए आपका राइट होगा। एंड द लास्ट, whose thought were the source of inspiration of the women, कौन थी बच्चों? गांधी जी नॉन वायलेंस आइडियाज, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है संघवाद वाले चैप्टर से लिया गया है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है ये जो व्यक्ति यहाँ पे आपको बाकी के दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है बेसिकली जो राज्य है वो कुछ मांग कर रहे हैं। कैसी मांग कर रहे हैं ये अब हमें ये जानना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो जाता है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त कार्टून में व्यक्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति कौन है, ठीक है। यानी कि आपको ये जो व्यक्ति दिख रहा है, बैठा हुआ जो व्यक्तियों से घिरा हुआ, ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन है बच्चों? ये है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद उपयुक्त कार्टून में किस समस्या को दर्शाया गया? तो कौन समस्या यहाँ पे है? क्या नए देश पाकिस्तान की मांग हो रही है, नए राज्यों की मांग हो रही है, नए वित्त कानूनों की मांग हो रही है, या फिर अधिक स्वायत्तता की मांग हो रही है? तो ये जितने भी राज्य हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये अपने लिए अपनी अपनी भाषा के आधार पे नए राज्यों की मांग कर रहे हैं कि हमारी भाषा अलग है तो इसलिए हमें इस राज्य से अलग के नया राज्य बनाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा के आधार पे नेहरू जी ने कहा कि चलो ठीक है हम करेंगे, तो इन्होंने क्या किया? भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना दिया। क्या बना दिया? आयोग, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की? 1947 में, 50 में, 53 या फिर 46 में। अब चारों ही डेट्स का आपको मीनिंग को अच्छे तरीके से पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, और 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिश थी, वो कब प्रस्तुत की थी, तब आप बताएंगे 1956 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ व्यवस्था में किस किस तरह की स्वायत्तता की मांग उठती रहती है? तो वित्तीय स्वायत्तता को लेकर मांग उठती रहती है, प्रशासनिक स्वायत्तता को लेकर मांग उठती रहती है, नए राज्यों को लेकर तो मांग उठी रही है, जो यहाँ पे इस कार्टून में दिखाई गई है, ठीक है। यानी कि भाई ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहाँ पे राइट है, ओके। आगे बढ़े। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में देखते हैं कि हु इज द पर्सन सराउंडेड बाय पर्संस इन द अबव कार्टून? तो कौन है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड, व्हिच प्रॉब्लम इज depicted in the above cartoon? तो कौन से? डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक। एंड थर्ड, when was the state recognition commission established for state recognition on the basis of language? तो कब हुआ था? in 1953. and the last, how the demand for autonomy has arisen in the Indian federal system? तो क्या है भाई? वो all of the above आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिक्स आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, पेन कहाँ गया? हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 8 हो जाता है, 8 है, 7th है, देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ, 7वां है बेसिकली ये हमारा, ठीक है। ये वाला जो है 7वां है, और ये आपके सेकंड बुक के चैप्टर 7 राष्ट्रवाद से लिया। तो आपको बताना है सबसे पहले, ये जो छवि आपको दिख रही चित्र में, ये छवि किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है, नेल्सन मंडेला की, रविंद्र घोष की, या फिर प्लेटो की है? तो ये छवि किसकी है बच्चों? ये है रविंद्रनाथ ठाकुर की। एंड अनदर क्वेश्चन, तो उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई जो छवि है, इसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इनके लिए? राष्ट्रवाद, मानवता, राष्ट्र, या फिर उपनिवेश? तो देखो, राष्ट्रवाद से ज्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण माना था मानवता को, तो ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ये कहते थे कि मानवता के रास्ते में मैं राष्ट्रवाद को कतई नहीं आने दूंगा, ठीक है, ये कहा था इन्होंने। एंड थर्ड क्वेश्चन, कि जो छवि है रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने किसका विरोध किया है? लोकतंत्र का, साम्यवाद का, औपनिवेशिक शासन का, या फिर समाजवाद का? तो देखो, लोकतंत्र, साम्यवाद और समाजवाद, इसमें क्या है कि आप जीवित रह सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, और शासन जो है वो अच्छे थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन औपनिवेशिक शासन में क्या होता है कि भाई आपको गुलाम बनना पड़ता है एक तरीके से। तो इन्होंने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, ठीक। अगला, ये कथन किसने कहा कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता? यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्र घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर जो भी है, किसने ये कहा कि भाई राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है? तो ये किसने कहा है बच्चों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही कहा, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? आगे इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द नेम, क्या नाम है बच्चों इसमें? रविंद्रनाथ ठाकुर। एंड सेकेंड, कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनके अकॉर्डिंग?
तो थिंक क्या है बच्चों, ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड क्वेश्चन कि हु वाज अपोज्ड बाय इमेज इन द पिक्चर, तो कौन है भाई, कॉलोनियल रूल की बात की जा रही है। एंड द लास्ट, हु सेड द स्टेटमेंट दैट नेशनलिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल डेस्टिनेशन, रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, 7th कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, ये हमारा जो है वो 8वां चित्र हो जाता है। इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पैर के नीचे कोई है, किसी को लात मारा है, ऊपर भाग गया, कोई यहाँ पे सर झुकाए हुए। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है, किकिंग, अपसेटिंग, अपस्टार्ट, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि चित्र में राज्यपाल की नियुक्ति को दर्शाया जा रहा है। तो नियुक्ति बेसिकली करता कौन है? क्या राष्ट्रपति करता है, क्या प्रधानमंत्री करता है, संसद या फिर मुख्यमंत्री करता है? तो बेसिकली राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? ये करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और कैसे करता है? जो प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय जो सरकार होती है, उसकी सलाह से करता है। ठीक, सेकेंड कार्य, इस जो हमारा चित्र दिख रहा है, इस कार्टून में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के लिए क्या दर्शाया जा रहा है? परीक्षा के द्वारा, राष्ट्रपति की मर्जी दर्शाई जा रही है, योग्यता पर आधारित, या फिर चुनाव के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे किसी को पैर के अकॉर्डिंग, किसी को सर नवाते हुए, किसी को लात मार दिया, किसी को फेंक दिया, इस तरीके से है। तो ये क्या दर्शा रहे हैं? ये राष्ट्रपति की मर्जी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति में इस चित्र में जो राष्ट्रपति होता है उसकी मर्जी को दर्शाएगा। ठीक है, अगले देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 6, 2, 5, 4 या फिर 8। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होती है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए, जैसे राष्ट्रपति की होती है। केंद्र सरकार संबंध के मामले में जो भी विवाद उठते हैं, तो उसके लिए एक समीक्षा की जाती है। तो केंद्र और राज्य संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठन किया गया था। उस आयोग को क्या नाम है? जांच आयोग है, गोस्वामी आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, या फिर सरकारी आयोग है। तो कौन सा आयोग है भाई? सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है सर जी, सरकारी आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आ जाता है कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर या फिर उनकी जो मिनिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू कार्टून, व्हाट इज मीन बाय द अपॉइंटिंग द गवर्नर? तो प्रेसिडेंट्स विल, उसकी मर्जी की बात की जाती है। एंड थर्ड कि फॉर हाउ मेनी इयर्स ऑफ द गवर्नर अपॉइंटेड? 5 इयर्स। एंड द लास्ट कि व्हिच कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशंस? कौन है बच्चों? वो सरकारी कमीशन। ओके, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा यहाँ पे 9वां। ये प्रश्न जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक वार्तालाप दिया गया है। ठीक है, ये आ चुका है, 1 से 2 बार में समझेंगे। उपयुक्त चित्र में किस विधा के संबंध में है? तो यहाँ पे देखिए न्याय की देवी की बात की जा रही है, यानी कि किस विधा के संबंध में बच्चों? न्याय के बारे में। के बारे में है, न्याय के बारे में। ठीक, दूसरा क्या है? जो न्याय की देवी है, इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? क्यों बंधी होती है भाई? क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना होता है, लिखा हुआ है। तो क्या बोल देंगे हम? क्योंकि न्याय की देवी को निष्पक्ष रहना होता है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार करना ये तरीका है, समानुपातिक न्याय भी तरीका है, और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना भी तरीका है। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करो, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ विकलांग है, कुछ चल फिर सकते हैं, ठीक है, कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ मोटे पतले हैं, कुछ चल नहीं सकते, कुछ वृद्ध है। तो सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ मामले में जो होता है उसके बोलेंगे, लेकिन हाँ, सी जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे, भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? सरकारिया, शाह, जैन या मंडल आयोग? ठीक है, यानी कि देखो, अगर भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, तो इसके लिए शैक्षिक संस्थाओं में, जो सरकारी हैं, सरकारी शैक्षिक संस्थाएं और नौकरियां, इन सभी में सीटों के आरक्षण की बात किसने कही? ये कही थी बच्चों मंडल आयोग ने, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अच्छा, शायद मैं इसको इंग्लिश में लगाना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में इसका लगाना भूल गया। पहले आप देख लेना कि पिक्चर में किस के रिलेशन में, तो जस्टिस के रिलेशन में है। एंड गुडीज ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड बिकॉज शी हैज टू बी फेयर। द थर्ड कि देयर इज नो वे टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, ट्रीट एवरीवन इक्वल। ठीक है, एंड फोर्थ है कि विच कमीशन प्रपोज्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
कॉल इन गवर्नमेंट जॉब्स टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया, तो ये है सत्यानंद की मंडल वाली बात आती है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है ये आपके संघवाद वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे कि भारत के मानचित्र में दी गई दो किन्हीं रियासतों के नाम को पहचान। आपके सामने भोपाल, त्रावणकोर, जयपुर राजस्थान, चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना कि जयपुर राजस्थान, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब हिमाचल, ये जो है ये जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय 565 की रियासतों में ये शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाद में जो है भाषा के आधार पे या फिर अन्य आधार पे नए राज्य बने थे। ये बेसिकली जब आजाद हुआ था उस समय ये रियासत नहीं थी। रियासत कौन थी? रियासत थी बच्चों भोपाल और त्रावणकोर। ठीक है, भोपाल और त्रावणकोर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, गैर हिंदी भाषी राज्यों में शामिल नहीं है, यानी कि आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो गैर हिंदी भाषी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? वो है हिमाचल। ये एक गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि वह राज्य जिसका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ। तो भाई उत्तराखंड का भी जन्म हुआ, झारखंड का भी जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ का भी जन्म हुआ और तेलंगाना का भी जन्म हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बच गए इसलिए मद्रास और मैसूर। बेसिकली मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया था, आंध्र से अलग होकर हैदराबाद बना दिया गया था, तेलंगाना, ये सारी चीजें बना दी गई थी। ठीक है ना, यानी कि मद्रास मैसूर पहले से ही थे, लेकिन जो नए बने थे वो उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है? तो भाई यहाँ से अनुच्छेद 370 अब खत्म कर दिया गया, हटा लिया गया है। ठीक है, अब यह राज्य नहीं रहा, बल्कि अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 356 यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं कि आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो कौन है भाई? भोपाल एंड त्रावणकोर। सेकंड, नॉट इंक्लूडेड इन द नेम्स ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिमाचल। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, द दैट स्टेट इज बोर्न एज ए न्यू स्टेट, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी राइट। एंड द लास्ट, at present the status of Jammu and Kashmir is all of the above, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो देखिए अभी तक जो है, अभी हमारे तकरीबन 10 क्वेश्चन तो हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम तीन कार्टून को अभी और समझेंगे, जिससे और भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे आप, और प्यारा से कमेंट करके जाना कि आपको जो समझा वो समझ में आया नहीं। ठीक है, अगले को देखते हैं। तो अगला यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बेसिकली जो है वो हाथी है, और हाथी को एक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये है कि कार्टून में हाथी किस प्रकार की समस्या की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो कैसी समस्या है यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ भी है कार्टून पे, वयस्क मताधिकार। तो यानी कि एक विशाल मतदाता की समस्या की ओर इसने इशारा किया है। ठीक, सेकंड, हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है? ये जो व्यक्ति है ये हाथी की पूंछ खींच रहा है, ये किस ओर इशारा करता है? ये इशारा करता है एक अनियंत्रित भीड़ का, क्योंकि जब यहाँ पे वयस्क मतदाता बोला जा रहा है और ये हाथी यानी कि बहुत सारी भीड़ है, तो ये जो नेता लोग हैं वो उसको अपनी पार्टी को वोट देने के लिए मनाना चाहते हैं, तो ये खींच रहे हैं पूंछ पकड़ के, यानी कि वो अनियंत्रित भीड़ को अपने में काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि हाथी की पूंछ जो है इसको खींचने वाले नेता का नाम बताइए। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी। अब ना आप एक थोड़ा सा ध्यान लगाना कि महात्मा गांधी कभी चुनाव लड़े नहीं, नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में 5 से 7 साल की बात हुई है इनकी, तो ये आ नहीं सकते। सरदार पटेल जी जो थे इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ा नहीं, तो सिंपल सी बात है कौन होंगे? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप इनकी वेशभूषा से भी समझ सकते हैं, टोपी है, कुर्ता पजामा, ठीक है ना, कुर्ता पजामा वाला वो जो है, तो वो भी यहाँ पे सिया जाता है। ठीक है ना, लास्ट है दूसरा लिख गया, अरे सर जी चौथा है ये तो। प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा किसने दी? यानी कि सरकार की केंद्रीय धुरी जो होती है उसकी संज्ञा किसने दी प्रधानमंत्री को? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब बात ही पूरे इस कार्टून में नेहरू जी के बारे में हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में देखें क्वेश्चन को। इंग्लिश में है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डज द एलिफेंट सीम टू बी
indicating in the cartoon to waste electrode. And second, what does pulling the tail of the elephant indicate? Unruly crowd. And third question, write the name of the leader who pulled the tail of the elephant. Pandit Nehru. And the last, who gave the noun of the central axis to government to the prime minister? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अगला देख लेते हैं कार्टून कौन सा है। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। चलिए देखिए, ये तो थोड़ी हंसी की बात हो गई। क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है। तो आप चित्र में देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। किस बारे में है बच्चों? डाक हड़ताल के बारे में हस्तक्षेप। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू होता है? क्या आर्थिक न्याय यहाँ पे लागू हो रहा है, जनता को सुविधा हो रही है, जनता को असुविधा हो रही है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाक हड़ताल क्यों किस लिए जा रही है? जिससे कि डाक लोग जो अपनी कुछ मांगों को मनवाना चाहते होंगे। तो ऐसे में किसको असुविधा हो रही थी? जनता को। तो जब न्यायपालिका ने, ठीक है, जब हस्तक्षेप किया तो इससे क्या हुआ? इससे जनता को सुविधा मिली, डाक हड़ताल बंद कर दी। ठीक है, और डाक जो था वो पूरी तरीके से दोबारा चलने लगा। तीसरा, न्यायपालिका के द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनः जांच करना क्या कहलाता है? रिट, विशेष आदेश, न्यायिक पुनर्वलोकन या फिर न्यायिक सत्यापन। तो देखो, रिट और विशेष आदेश जो है ये बेसिकली किसके संबंध में होते हैं? ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में, ठीक है, मौलिक अधिकारों का जब कोई उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश जारी करते हैं, उनको हम रिट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका निर्णय पुनः जांच वो कर सकता है अपना, तो वो होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, एंड लास्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों में क्या शामिल है? तो मौलिक आ जाता है, रिट भी आ जाएगा, अपीली और डी आ जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार है, और एक और आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है बेसिक। तो भाई आगे देखें, देखते हैं इंग्लिश में कि ऑन दी विच सब्जेक्ट इज द जुडिशियरी इंटरफेयरिंग इन द अबव पिक्चर। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखाना भूल गया। ठीक है, पोस्टल स्ट्राइक के बारे में है। सेकंड, व्हाट कम इनटू फोर्स विद द इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियरी, दैट इज पब्लिक कन्वीनियंस। थर्ड क्वेश्चन कि री एग्जामिनिंग द डिसीजन given by the judiciary, what is called judicial review. And the last, the jurisdiction of the Supreme Court includes all of the original, writ and appeal. ठीक है, एक सबसे आखिरी और हम कर लेंगे जिसमें देखेंगे कि प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्य वर्ग के जीवन पर एक दिन के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, देखेंगे कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े उपड़े प्रेस करने जा रहा है, कोई बच्चों को पहने आ रहा है। ठीक है, कोई पता नहीं क्या बातें करे, कोई यहाँ पे गाड़ी धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रवासी मजदूरों के बिना एक दिन को बताएगा। तो प्रवासी बेसिकली हम कहते किसे हैं? क्या वो बंदे जो रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, क्या मजबूरन शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होते हैं? ये भी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई? तो प्रवासी कौन होते हैं बच्चों? प्रवासी वे लोग होते हैं जो रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ठीक, सेकंड कि प्रवासी लोग शहरों में कौन कौन से काम करते हैं? तो देखो, शहरों में ये घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, घरेलू और नॉर्मली रोड वगैरह पे साफ सफाई करने का काम करते हैं। आप जो देखते हैं ना कि नाली वाली साफ करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये कोई पर्टिकुलर उसी एरिया के नहीं होते, ये बाहर से आए हुए होते हैं। ठीक है, बस उन्हें काम चाहिए होता है, रोजगार चाहिए होता है। ठीक है, रेहड़ी पर या फिर पटरी पर सामान लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, प्रवासी लोग शहरों में सभी तरीके के काम करते हैं जो यहाँ पे बताए गए। ठीक, तीसरा कि प्रवासी प्रतिवाद कैसे करते हैं, यानी कि प्रवासी लोग जो है वो सरकार का विरोध कैसे करते हैं, या फिर प्रतिवाद का मतलब विरोध कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रवासी जो है वो अपना एक समूह बना लेते हैं और समूह बना के प्रदर्शन करते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, दूसरा ये मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है, समाचार पत्र है, ठीक है, और न्यूज चैनल्स है, उसके माध्यम से ये अपनी बातों को जनता के सामने, सरकार के सामने रख सकते हैं। एंड देन कई राजनीतिक दल होते हैं, कई एनजीओ होते हैं, ये उनसे अपील कर सकते हैं कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाओ। ठीक है, एंड द डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इसका कि नागरिकता का गुण नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। नागरिकता का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, नागरिकता में क्या होता है कि आत्म संयम, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने आप पर उसका संयम होता है। सादा सच सच्चरित्रता, यानी कि एक अच्छा चरित्र होता है, सच्चा चरित्र होता है। ठीक है, कर्तव्य परायणता, यानी कि
कर्तव्य के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य है वो हमेशा से करता है, यानी कि ये तो बात है, सही है। तो गुण कौन सा नहीं है? गुण है अलगाववादी। क्या कोई नागरिक ऐसा हो सकता है जो बेसिकली अपने ही देश से अलगाव चाहता हो? तो वो देश का उस नागरिक का हो ही नहीं सकता, वो देश का नागरिक हो ही नहीं सकता वो, तो फिर है ना, ये बात है। इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। तो व्हाट आर मिग्रेंट्स? तो मिग्रेंट कौन से होते हैं? ये मिग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय मिग्रेंट? दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एंड दी हाउ डू मिग्रेंट्स प्रोटेस्ट? तो कैसे करते हैं प्रोटेस्ट मिग्रेंट्स भाई? इस तरीके से आप देख लेंगे तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। एंड द लास्ट, द इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट सेपरेटिस्ट, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, और इस तरीके से आज के हमारे कार्टून वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा जो मेन वीडियो था, मेन जो पार्ट था कि कार्टून वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए सर। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जी एग्जाम होने वाला है, जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। तो इसी के बिहाफ पे मैंने आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून बन सकते थे, हर एक कार्टून का जितना भी क्वेश्चन निकल सकता है, जो ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, उन कार्टून के एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैंने आपको करवा दिया है। और आई होप आप सभी को, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सभी को हर एक क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो करना क्या, सिंपल सा, आपने जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत ही बहुत ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।